तो लास्ट क्लास तक हम लोग कर चुके थे क्या, 1858 का भारत शासन अधिनियम। यानी ये वह साल है जब भारत का शासन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल गया और किसके हाथों में आ गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। हाँ या ना? यानी अब आने वाले समय में भारत में शासन कौन करेगा, तो आपका आंसर होगा ब्रिटिश सरकार, और ब्रिटिश सरकार के माध्यम से वहां की रानी विक्टोरिया। तो 1858 का जब भारत शासन अधिनियम पड़ा था तो इसके कुछ प्रावधान थे, जैसे इसी शासन अधिनियम के तहत भारत में गवर्नर जनरल के पद को खत्म कर दिया गया और एक नया पद सृजित किया गया, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं, भारत का वायसराय। ठीक है। इसके बाद क्या किया गया था, गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल में कितने सदस्य थे, नहीं 4 सदस्य। इन 4 सदस्यों में से 3 खत्म, पहले एक खत्म हो गया था और एक बाद में खत्म हो गया। वो कौन सा एक्ट है, 1833 का। 1833 के एक्ट में क्या किया गया, पुनः 3 सदस्यों को 4 सदस्य बना दिया गया। यस, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 सदस्य के बाद गवर्नर जनरल की काउंसिल को चेंज कर दिया, क्या किसमें, इंडिया काउंसिल। बताया था ना, एक नए पद का सृजन हुआ, क्या किस नाम से, भारत सचिव के नाम से पद का सृजन हुआ। और भारत सचिव की सहायता देने के लिए कौन बना था, भारत परिषद, इंडिया काउंसिल। याद आया? यानी गवर्नर जनरल की परिषद को खत्म करके वायसराय की कार्यकारिणी और भारत सचिव के पद का सृजन कर दिया गया। फिर क्या प्रावधान थे, याद करो। अब इसके बाद कहा गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो पिछले कई 100 सालों से भारतीय राज्यों को हड़प रही थी, अब ये प्रावधान खत्म कर दिए गए। क्या कहा गया कि अब जो अंग्रेज हैं वो भारत में राज्य विस्तार नहीं करेंगे। जो अंग्रेज धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप करते थे, अब भारत के धर्मों में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये बहुत व्यापक प्रावधान किए गए थे, जिसके बाद ये कहा गया कि इतना बड़ा विद्रोह जो हम देख चुके हैं, कौन, अंग्रेज, कब देखे थे, 1857 विद्रोह, ये इस विद्रोह की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, ये जरूरी था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है उसके हाथों से शासन छीन लो और किसके हाथों में दे दो। अब भारत में शासन कौन करेगा, और ये कुछ साल तक ये दिखाएंगे कि अब जो हम शासन कर रहे हैं वो शोषण परक नहीं है, हम भारतीयों के हित के लिए अब आगे काम करेंगे। हाँ या ना? तो अब 1858 के जो विद्रोह के बाद जो अधिनियम लाए जाएंगे उसमें भारतीयों की बात ज्यादा की जाएगी। समझ में आ रही बात? ये कब तक चलता रहेगा? इसके 3 साल बाद एक अधिनियम आएगा 1861, जिसे हम किस नाम से जानेंगे, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है। फिर 30 साल तक कोई अधिनियम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सोचो। आज हम चर्चा किसकी करेंगे, 2 अधिनियम की, 1861 का भारत परिषद अधिनियम और इसके 30 सालों बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके पहले का इतिहास जरा देखो। 1773 से पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हुआ है ना? इसकी समीक्षा करने के लिए कितने, कब, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। कितने साल का अंतर है, 9 साल का। इसके 3 वर्ष बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, यस और नो? इसके कितने दिन बाद, 1786 और 1793। ये एक्ट किसके द्वारा लाया जा रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर क्या किया गया, इसके कितने साल बाद, यानी लगभग 20 साल बाद एक और एक्ट आया जिसे 1813 का चार्टर एक्ट कहते हैं। हाँ या ना? फिर इसके 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853, और फिर 53 के बाद कब आया एक्ट, यानी 5 साल बाद। इसी 5 साल के बीच में भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह हो चुका है। इस विद्रोह में यह पता चल गया था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का सभी वर्ग क्या है, खफा है। इसको सुधारने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन छीना गया और किसके हाथों में आ गया, ब्रिटिश की सरकार के पास।
58 के एक्ट आने के बाद 3 सालों के भीतर एक नया एक्ट आया जिसे हम भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं। सोचो ये 20-20 साल की गैप में अचानक से क्या हुआ कि 3 साल के बाद एक नया एक्ट आ गया। दिमाग लगाओ, विद्रोह के बाद तो 1858 का आ गया, तो ऐसी क्या दिक्कत थी कि इस 3 साल के बाद ही दूसरा एक्ट लाना पड़ा भारत को, सॉरी ब्रिटिशर्स को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस एक्ट के बाद यह एक्ट कैसा है, ये सैद्धांतिक का ज़्यादा है, व्यवहारिक कम है। यानी जो इसमें सुधारों की बात की गई वो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, यानी कहीं ना कहीं असंतोष जो था वो लगभग बना रहा। उसको असंतोष को कम करने के लिए एक नया एक्ट लाया गया। ठीक, 1861 के एक्ट के बाद एक बहुत बड़ा गैप हुआ, और कब आया? 1892। तो यानी सोचो 61 के बाद लगभग कितने साल, 31 सालों तक भारत में कोई एक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्ट काफी अच्छे से काम कर रहा था, और जो भी विद्रोह की आशंकाएं थी या भारतीयों के मन में जो असंतोष था वो इस सालों में कम से कम थोड़ा सा कम हो गया। अब जैसे ये काम कर रहा है, अगर काम करता रहता अच्छे से तो ये एक्ट ना आता। 30 साल तक ये अच्छे से काम किया, और 30 साल के बाद इसे फिर से संशोधन किया गया और नया एक्ट लाया गया। समझ में आई बात? ये सीक्वेंस अगर याद है, देखो 73 के बाद 81 में क्यों लाया गया एक्ट? क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी। 81 के बाद इसको सुधार दिया गया इसके द्वारा, फिर एक नया एक्ट लाया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। चीजें चलती, लेकिन तब तक क्या हो गया था, कॉर्नवालिस को भारत बुलाना था। कॉर्नवालिस अपनी शर्तों पे आया था भारत, अपनी शर्तों में आने के चक्कर में कमांडर इन चीफ के पद का सृजन किया गया। तो जब कमांडर इन चीफ के पद का सृजन करोगे तो एक्ट लाओगे कि नहीं लाओगे? इस एक्ट को परमानेंट करने के लिए क्या किया गया? 93 का। 93 के बाद, क्योंकि देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय कैसी है, शक्तिशाली है, पैसे वाली है। जैसे इसको बंद करने की बातें होती थी, तुरंत इसकी कंपनी के लोग ब्रिटिश सरकार को पैसा घूस दे देते थे और कहते थे कि हमें 20 साल के लिए और व्यापार करने की अनुमति दे दो। देखो 20 साल का अंतर है कि नहीं। 13 के बाद जैसे ही फिर से उपयोगितावाद, ये याद आया 1813 का जो एक्ट है उपयोगितावाद से प्रभावित है कि नहीं? उपयोगितावाद क्या है? उपयोगितावाद का मतलब है कि जो शासन कर रहा है वो शासितों को हित का कल्याण करे। जैसे इसको बंद करने की बात आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने घूस दे दी होगी। किसको? ब्रिटिश सांसद को। जैसे दे दिया, कितने साल के लिए बढ़ गया? फिर 1833 में क्या आया? फिर से उपयोगितावाद का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा, फिर से इसको खत्म करने की बात आई होगी। जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करने की बात की गई, कंपनी के कर्मचारियों ने क्या दे दिया होगा? फिर घूस दे दी होगी, और फिर कितने साल के लिए बढ़वा दिया। समझ में आ रही बात? और यहां तक आते आते अब ये निश्चित हो गया था। क्यों? क्योंकि बीच में 1857 का इस विद्रोह ने दिखा दिया कि पूरे भारत के लगभग सभी वर्ग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से परेशान हैं, और ब्रिटिश संसद को यह समझ में आया कि अब इनसे कंपनी से शासन ले लो और किसके हाथ में दे दो? ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले ले और गुलाम बनाए रखे। समझ में आ रही बात? यहां तक आ रही कि नहीं आ रही? 1858 जब एक्ट आया तो इस एक्ट ने उतने प्रभावी ढंग से काम नहीं किया जितना उसको करना चाहिए, यानी ये अपनी कसौटी पे खरा नहीं उतर पाया। इसको सही करने के लिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया। समझ में आई पृष्ठभूमि? ले आए अब देखो कौन सा एक्ट ऑफ 18, जिसे हम किस नाम से जानना है? भारत परिषद अधिनियम। पहला प्रावधान देखो क्या किया गया इसमें। अभी तक क्या किसी भारतीय को केंद्रीय विधान परिषद में घुसने की एंट्री मिली? नहीं मिली। यहां पर दे दिया गया। क्या दे दिया गया? विधायी परिषद में, यानी जो विधान परिषद है उसकी संख्या को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। याद करो 1858 का जो एक्ट है उसमें वायसराय की भारत परिषद जो है उसमें सदस्य संख्या कितनी है? 15 है ना? याद आया? भारत परिषद की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 15। इसको बढ़ा के क्या किया गया कि वायसराय को शक्ति दे दी गई। किसको?
किस चीज की? देखो, इस समय वायसराय की परिषद में कितने सदस्य हैं? जो गवर्नर जनरल की परिषद है, 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल, यानी टोटल कितने हैं? 5। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5, यानी 4 और एक नए सदस्य को जोड़ दिया गया। याद करो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा हमने, उस समय गवर्नर जनरल के पद का सृजन हो गया था कि नहीं हो गया था? कितनी संख्या थी उसकी? 4। इसको कम कब किया गया? 4 से 3 कब कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। उसके बाद बढ़ाया कब गया? 1837 से पुनः 4 संख्या कर दी गई। अब 1861 में इस 4 की संख्या को कितना कर दिया गया? 5, और एक नया सदस्य जोड़ दिया गया, यानी टोटल अब वायसराय की परिषद में कितने सदस्य हो गए? 5 और एक वायसराय अलग। जो नया सदस्य जोड़ा गया उसके लिए एक योग्यता निर्धारित कर दी गई। वो योग्यता क्या है? कि यह व्यक्ति कौन होगा? विधिवेत्ता होगा। अभी तक जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें योग्यता की बात की गई नहीं की गई। सदस्य संख्या कितनी थी उसकी? 4। 4 को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5। ये जो नया सदस्य बढ़ा है इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया। वो क्या है? वो क्या है? जो भी व्यक्ति 5वां सदस्य बनेगा वो क्या होगा? विधि का ज्ञानवान होगा। समझ में आ गई बात? 5 सदस्य हो गए, यानी वायसराय को मिला के कितने हो गए? 6। और वायसराय को अलग से शक्ति दे दी गई कि वो अपनी परिषद में या कार्यकारिणी में अलग से न्यूनतम 6 या अधिकतम 12 और सदस्यों को मनोनीत कर सकेगा। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या आया? यानी अब जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें कितने सदस्य हैं? गवर्नर जनरल को मिला के 4 और 1 5। 1861 के अधिनियम में क्या किया गया? परिषद को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 कर दिया गया। वायसराय प्लस 5 लोग हो गया। इस 6 के अलावा वायसराय को शक्ति दे दी गई कि वो अपनी कार्यकारिणी का विस्तार कर सकेगा। और कितने लोगों को नियुक्त कर सकेगा? या तो कम से कम 6 हो या अधिकतम 12। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए वायसराय की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? ये नहीं जोड़ोगे? सब एक ही साथ काम करेंगे यार। ये तो कितनी हो गई? अधिकतम कितनी? 18। वायसराय को जोड़कर अगर वायसराय को घटाओ कितनी? अधिकतम 17। और न्यूनतम कितनी होगी? 6 और 6। वायसराय को जोड़ लोगे तो 12 और वायसराय को घटाओगे तो 11। यह बात समझ में आई? ये सदस्य संख्या जो बढ़ी है इसका काम क्या होगा? वायसराय प्लस उसकी कार्यकारिणी जो लगभग कितने सदस्यों से बनेगी? इनका काम होगा भारत में सभी लोगों के लिए विधि का निर्माण करना। आई बात समझ में? सभी लोगों का मतलब चाहे भारतीय हो और चाहे अंग्रेज हो, यानी सब एक ही विधि द्वारा शासित किए जाएंगे। कब से हुआ ये बात? और ये कार्यकारिणी का विस्तार किसने किया? कौन है वायसराय इस समय भारत का? लॉर्ड कैनिंग। गुड। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसकी कार्यकारिणी की सदस्य संख्या कितनी हो गई? इसको मिला के 18 अधिकतम और इसको हटाकर अधिकतम 17। ठीक है, तो सदस्य का विस्तार किसने किया? 1861 के भारत शासन अधिनियम ने। दूसरा पॉइंट ले आए। ये जो सदस्य संख्या बढ़ी है ये कौन किसके पास शक्ति है इसकी? वायसराय। वायसराय इनको क्या करेगा? क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा। और ये उसकी शक्ति है कि इस यानी न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 में से ये उसका विवेकाधिकार है कि वो भारतीयों को शामिल करे या ना करे। ये बात समझ में आ गई?
हालांकि भारतीयों को दिखाने के लिए उसको शामिल करना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि सुधार किसके लिए किए जा रहे हैं? भारतीयों के लिए। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा, ये जो शामिल हुए केंद्रीय विधान परिषद में, यानी केंद्रीय, समझ रहे हो ना, केंद्रीय विधान परिषद में अब भारतीयों को प्रवेश मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को प्रवेश किस शासन अधिनियम के द्वारा मिला? तो आंसर क्या होगा? प्रवेश तो दे दिया, लेकिन ना ही वो क्या बोलेंगे, ना ही वो वाद विवाद कर पाएंगे, ना ही प्रश्न पूछ पाएंगे, और ना ही वोटिंग कर पाएंगे। ये तीनों अधिकार नहीं दिए गए। बस बैठो, अंग्रेजों को सुनो और चुपचाप वापस उठ के चले आओ। भारतीयों के लिए कौन सी नीति लाई जा रही है, इसके लिए आप डिबेट भी नहीं कर सकते। तो होना ना होना लगभग क्या है, लेकिन पहली बार शुरुआत तो हो गई ना। अभी तक तो हमें कहीं बैठने का मौका भी नहीं मिला था। आज हम कम से कम अंग्रेजों के साथ बराबरी से बैठे तो हैं। शुरुआत हुई कि नहीं? इसके 30 साल बाद शुरुआत हो जाएगी, निर्वाचन भी होगा अभी। लेकिन अभी तक अगर पूछा जाए पहली बार विधानसभा में भारतीयों को प्रवेश कब दिया गया, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। समझ में आ गई बात? आगे चलें। ये किस, इनका काम क्या है? विधान परिषद का काम क्या होता है? टू मेक लॉ, टू किसके लिए? सभी के लिए। याद रखना, पहली बार ये मौका था कि जो कानून बनेगा वो भारतीयों के लिए भी वही होगा और अंग्रेजों के। इसके पहले क्या था? भारतीयों के लिए अलग कानून और अंग्रेजों के लिए। समझ में आ रही बातें? यार, सफलता प्राप्त करने के लिए पहला कदम चलना पड़ेगा नहीं? सोचो, अगर ये चीज़ें ना मिलती तो क्या हमें आज जो चुनाव कर रहे हैं, आज जो प्रतिनिधि हम भेज रहे हैं, क्या भेज पाते? व्यवस्था किसने शुरू की? और धीरे धीरे प्रोसेस है ना, अचानक से क्रांति नहीं होगी। क्रांति के पीछे क्या बनता है? आधार बनता है। वो आधार नहीं बनेगा तो फिर क्रांति, आधार किसने दे दिया? सोचो, इसके पहले तो हम बैठ भी नहीं पा रहे थे। आज कम से कम हमको मौका मिला कि नहीं मिला? इसके 30 साल बाद हमें और मौके मिलेंगे। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाओ। इसके प्रावधान की बात कर रहे हैं। पहली बार ये जो कहां गया, ये कितने लोग हो गए? इनका काम क्या है? विधि बनाना। यानी अब सोचो, वर्तमान की राजनीति से तुलना करो, किस चीज का उद्भव दिखाई दिया हमको? विधायिका तो हो गई, और यानी वायसराय की सहायता करने के लिए कौन आ गए? 17 लोग। यहीं से मंत्रिमंडल की शुरुआत हो गई। जो आज का मंत्रिमंडल है उसकी शुरुआत कहां दिखी हमको? क्योंकि जब आप देखो, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंत्रिमंडल में कौन लोग हैं? उसके खास लोग। कौन कौन? अमित शाह जी, और अजीत डोभाल, और एस जयशंकर, और राजनाथ सिंह, और निर्मला सीतारमन। ये सब क्या है? इनके खास है ना, जो विधि में अपनी पूरी उपयोगिता झोंक रहे हैं। वैसे ही वायसराय, उनके 17 लोग क्या कर रहे हैं? इनका अल्टीमेट काम क्या है? तो पहली बार मंत्रिमंडल का उद्भव हमें 1861 के भारत परिषद अधिनियम में दिखाई दिया। प्रावधान समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट प्रावधान देखो। पहले तक क्या था कि जो निर्णय लिया जाता था वो किस आधार पर लिया जा रहा है? बहुमत के आधार पर। यानी अगर 5 लोगों में से 3 लोगों ने कोई एक पक्ष किया तो उस पक्ष को मान लिया जाएगा। इसमें क्या किया गया? कितने लोग हैं? 17। तो इनमें से 12 हटा दो। मैं जो इंपॉर्टेंट है वो कितने हैं? 5 और 1 6। वायसराय मिला लो, 5 और वायसराय 1 6। इस 6 लोगों में से निर्णय लिया जाएगा तो कैसे लिया जाएगा? नहीं ना। क्या किया गया? वायसराय को वीटो शक्ति दे दी गई। मतलब 5 लोग किसी अन्य बात को कह रहे हैं, लेकिन वायसराय कह रहा है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। तो किसकी बात मान ली गई? यानी यहां से तुम्हें दिखेगा वायसराय का पद और शक्तिशाली हो गया। इन 5 का महत्व वायसराय के महत्व से बहुत कम कर दिया गया। समझ में आ रही बात? याद रखना, वीटो शक्ति किसको? वायसराय को। किसने दी?
1861 के। अब वीटो भारत के राष्ट्रपति को भी मिला है, तो संवैधानिक विकास है कि नहीं है? हाँ या ना? कितने प्रावधान हो गए इसमें? 3। कौन कौन से? वायसराय की कार्यकारिणी की संख्या को 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया और एक नया सदस्य जोड़ दिया गया जिसकी योग्यता क्या होगी? वो विधिवेत्ता होगा। दूसरा क्या किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में वायसराय न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 लोगों को मनोनीत कर सकेगा। 2 हो गए। तीसरा क्या था? केंद्रीय परिषद में भारतीयों को प्रवेश दिला गया। हालांकि यह प्रवेश कैसा? सीमित है, क्योंकि भारतीयों को ना ही वाद विवाद करना है, ना ही बहस करनी है, ना ही चर्चा करनी है, ना ही वोट देना और ना ही अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया गया। लेकिन फिर भी हमें कम से कम अंग्रेजों के साथ बैठकर भारत में जो नीतियां लागू होंगी उसको सुनने का मौका तो मिल गया ना, बहुत बड़ी बात थी। तीसरा क्या किया गया? अभी तक 1773 से लेकर 1858 तक जो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था, उस बहुमत को खत्म करके सर्वाधिक शक्तिशाली किसको बना दिया गया? वायसराय को। और वायसराय को वीटो शक्ति दे दी गई, यानी 5 अन्य सदस्य कुछ भी कहें, वायसराय जो कह देगा वही उसका वीटो कहेगा, वही मान्य है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखो, अगर परिस्थितियां विपरीत हैं, विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और विधान परिषद खाली इस समय नहीं चल रही है, कहां पर? वायसराय की, तो वायसराय अध्यादेश जारी नहीं। समझे? ये विधान परिषद बन गई है ना, या विधान परिषद पूरे दिन काम करती रहेगी? सेशन एंड होगा, सेशन एंड है तो क्या सभा हो रही है? ऐसे में मान लो भारत में कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाए और उस स्थिति से निपटने के लिए किसी कानून की आवश्यकता होगी, तो वायसराय क्या ले आएगा? क्या भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश प्राप्त है? अनुच्छेद तो 123 का प्रावधान भी कहां से स्टार्ट हो गया? क्या यह भारत का संवैधानिक विकास नहीं है? जोड़ पा रहे हो? अगर ये सब जोड़ लोगे तब ठीक है, नहीं तो रटने से कभी भी चीजें याद नहीं होंगी। 1858 के अधिनियम में क्या बातें की गई, 1833 का याद होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो 1858 का याद होगा तो 1861 को रिलेट कर पाओगे, नहीं तो। समझ में आ रही? तो अध्यादेश की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई वायसराय को? 61 के। वीटो पावर किसके तहत दिया गया? 61 के तहत। न्यूनतम 6 सदस्य, अधिकतम 12 सदस्यों की मनोनीत करने की शक्ति किसको दी गई? ये सब याद रखना, ठीक। इसके बाद यानी अब हम धीरे धीरे संवैधानिक तरीके से विकास करने लगे, ठीक है। एक और, वायसराय को एक और शक्ति दे दी गई, वायसराय को पोर्टफोलियो शक्ति भी दे दी गई। ये क्या है? पोर्टफोलियो क्या होता है? यानी जैसे गृह मंत्री कौन है इस समय? तो गृह विभाग है ना, किसी विभाग के मंत्री है ना, तो विभागों को बांटने की शक्ति क्या कहलाती है? और वायसराय ने कई सारे विभाग बांटे और उस विभाग पर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। तो पूछा जाएगा कि जैसे आज विभाग बांटते, जैसे रक्षा विभाग किसके पास है? तो क्या रक्षा विभाग सिर्फ राजनाथ सिंह चला रहे हैं क्या? कौन चला रहा होगा? उनके कई सारे मंत्री होंगे जो उनकी सहायता कर रहे होंगे और सचिव होंगे, और तो पूरा एक विभाग 17-18 लोगों से गवर्न हो रहा है। तो विभाग को बांटने की शक्ति कब हुई? यानी पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1861। प्रावधान समझ में आ रहे हैं? कितने हो गए? अब सोचो 17 लोग क्या एक ही काम में लगे रहेंगे? नहीं लगे रहेंगे ना। तो 3 लोगों को एक काम दे दिया गया कि आप भारत के रक्षा को संभालें, 3 लोगों को भारत का गृह विभाग दे दिया गया, 3 लोगों को भारत का विदेश विभाग दे दिया गया। अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कहां से स्टार्ट हुआ? क्या यह भारत का संवैधानिक विकास नहीं है? तो आज भी देखो तो पोर्टफोलियो सिस्टम है कि नहीं भारत में? कहां से उपजा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम की। ये समझ में आ गई। 30 साल तक ये प्रक्रिया बढ़िया से चलती रही, ना ही किसी प्रकार का विरोध हुआ, ना ही विद्रोह हुआ। और यही जो अधिनियम है 1861 का भारत परिषद अधिनियम कब तक चलता रहा? और इसमें कुछ संशोधन और कुछ सुधार करने के लिए 1892 में एक नया परिषद अधिनियम लाया गया, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं? भारत परिषद अधिनियम 1892।
92 ले आए। ठीक। 1861 में क्या किया गया था? वायसराय की सदस्य संख्या को कितना किया गया? न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। इस संख्या को बढ़ा दिया गया और कहा गया कि वायसराय केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्यों को मनोनीत कर सकेगा। कितनी संख्या बढ़ा दी गई? तो अगर तुलना कर पाओगे तभी रिलेट कर पाओगे, नहीं तो तुम्हें पता होगा कि 1861 में ये संख्या कितनी थी। 1892 में क्या कर दिया गया? और जाके देखना यूपीएससी और यूपीपीएससी में दोनों क्वेश्चन ये रिपीट किए गए कि नहीं किए गए, कि किस परिषद अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। तो आंसर क्या है? समझ रहा हूं मेरी बात? अगर ना विश्वास हो पेपर देखना जाके, तो पिछले 10 सालों में तुम्हें ये क्वेश्चन दिख जाएगी, ये वाला भी और ये वाला भी। आई बात समझे? अभी तक क्या था? अभी तक इन सदस्यों को वायसराय क्या कर रहा है? अब थोड़ा चेंज किया गया। इसमें कहा गया कि कुछ मनोनीत होंगे और कुछ निर्वाचित होंगे। हालांकि यह निर्वाचन आज वाला निर्वाचन नहीं है। निर्वाचन की व्यवस्था कैसी की गई? अप्रत्यक्ष, यानी जनता अभी भी इसमें शामिल नहीं हुई। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन करेगा कौन? तो कहा गया 92 में यूनिवर्सिटीज के कुछ लोग बोलेंगे कि इस व्यक्ति को विधान परिषद में बैठा लो। समझ में आ रही बात? उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कुछ लोग बोलेंगे कि इस व्यक्ति को विधान परिषद में जगह दो। इसी तरह से कुछ जमींदार कहेंगे कि हमारे इस व्यक्ति को विधान परिषद में जगह दो। इसी तरह से कुछ म्यूनिसिपैलिटी के लोग बोलेंगे कि हमारे इस व्यक्ति को विधान परिषद में जगह दो। इसी तरह से कुछ लोग बोलेंगे जो कहां से आ रहे होंगे? एक व्यापार मंडल से, जो कहेंगे कि हमारे व्यक्तियों को विधान परिषद में जगह दो। तो क्या हो रही है? एक विशेष संस्था अप्रत्यक्ष तरीके से व्यक्तियों को भेज रही ना। कहां पर? केंद्रीय विधान परिषद में, है ना? तो जब भेजेगी तो किसके द्वारा? क्या इसमें जनता डायरेक्ट चुनाव में भाग ले रही है? इसको कौन लोग भेज रहे हैं? यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जमींदार, म्यूनिसिपैलिटीज के लोग और ट्रेड बोर्ड के लोग। ये जिस व्यक्ति को कहेंगे वायसराय उनमें से जिसको चाहे, किसकी इच्छा ये चाहे तो इनकी बात माने, इनकी माने, इनकी माने, इनकी माने या इनकी माने, या हाँ अंतिम वही चल रहा है। देखो निर्वाचन का वही तो क्या, निर्वाचन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिखाया गया है कि अब देखो निर्वाचन के माध्यम से हम शुरू कर रहे हैं और आने वाले समय में हम निर्वाचन करवाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन शुरुआत तो हुई ना थोड़ी सी। अभी तक जनता बिल्कुल भी नहीं है ना। 28% जनता है, अब तो जनता आ गई थोड़ी सी, हालांकि ये अप्रत्यक्ष जनता है। लेकिन अच्छा ये बताओ है कौन ये लोग? भारत के लोग तो हैं। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? सब भारतीय है ना। लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी चुनाव में शामिल नहीं हुआ, लेकिन स्टार्टिंग हो गई। समझ में आई बात? बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से बिल्कुल सही बात है। ये चीजें इसके ऊपर छोड़ दी गई। किसके ऊपर? हालांकि अगर ये 5 लोग को बोल रहे हैं तो 1 या 2 को वायसराय बुला लेगा। ये 6 लोग को बोल रहे हैं तो इनमें से 2 लोग को, ये 3 लोग बोल रहे हैं तो इनमें से 1 को बुला। हो सकता है किसी को ना बुलाए, हो सकता है पूरे जो 4 लोग बुला रहा है इसी से बुला ले, नहीं समझे? हो सकता है एक एक करके सबसे बुला ले। तो वो किसकी इच्छा है? वायसराय, उसको बुलाए या ना बुलाए। शक्ति किसके पास है? अभी भी वीटो की पावर किसके पास है? समझ में आ रही बात? ये दूसरा प्रावधान आया। तीसरा देखो, मनोनीत कौन कर रहा है? किसको करेगा?
तो अंग्रेज और भारतीय का सम्मिश्रण धीरे धीरे शुरू हो गया। हालांकि 10 और 16 संख्या कितनी है? केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या इस समय कितनी है? लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 543। राज्यसभा में उस हिसाब से देखो तो ये 10 और 16 ज्यादा हैं क्या? लेकिन शुरुआत हो गई, ये कहेंगे हम। ठीक है, इसी की शुरुआत को हम आज देखेंगे। क्या संसदीय शासन व्यवस्था में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? लोकसभा और राज्यसभा के लोग। शुरुआत कहां से हो गई? 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। अभी तक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बात की गई थी कि बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर के ऊपर रहेगा, है ना। 92 में क्या कर दिया गया? सबको अलग अलग शक्तियां दे दी गई। और जैसे केंद्रीय विधान परिषद किसके अधीन बन रही है? वायसराय के। वैसे ही मद्रास, बॉम्बे या ब्रिटिश प्रांत जितने भी हैं इस समय, इनको अलग अलग कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। समझ में आई बात? देखो, जैसे भारत का वायसराय कौन है इस समय? इस समय नहीं भाई, इस समय कौन है भारत का वायसराय? लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। और इस समय भारत में राज्य सचिव कौन है यूके में? लॉर्ड क्रुक्स। चलो ये देखिए, ये याद रखो, इस समय भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, जब वायसराय था तो उस समय 1892 का अधिनियम लाया गया। अब देखो, ये जो वायसराय है, इसकी वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी है कि नहीं है? कितने लोग हैं इस समय? सॉरी, ये कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 16, 16 5 21। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? और वायसराय 16, तो अधिकतम 21 और न्यूनतम 16। ये 16 और 21 मिलकर किसके लिए कानून बना रहे हैं? पूरे भारत के लिए। लेकिन यहां पर प्रांतीय विधान परिषद को भी शक्ति दे दी गई। किसके लिए? कि मद्रास का गवर्नर जनरल मद्रास के लिए कानून बना रहे, बॉम्बे का गवर्नर या कोई और ब्रिटिश प्रांत, कोई और बताओ, सिंध या उड़ीसा या कई सारे, इस ब्रिटिश प्रांत में जो गवर्नर जनरल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो उस क्षेत्र के लिए अपना कानून बना सकते हैं। लेकिन लागू कब होगा? जब कानून को अनुमति लॉर्ड लैंसडाउन दे देंगे। नहीं समझे? यूपी में कानून कौन सा लागू होता है? राज्य सूची और केंद्र सूची पढ़ी है। राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सूची में। दोनों के बीच विवाद हो जाए, कौन सा कानून प्रभावी होगा? ये चीज समझ में आ रही है। इसी तरह से अभी तक, यानी 92 से पहले, पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास थी? वायसराय, उसकी कार्यकारिणी के पास। यानी टोटल 16 या 21 लोग ये बना रहे कानून। लेकिन इस शासन को क्या कर दिया गया? विकेंद्रीकरण कर दिया गया ना। देखो, 1773 में केंद्रीकृत किया गया। क्यों? क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे की अधीन कर दिया गया था कि नहीं कर दिया गया था? यानी बॉम्बे में कानून कौन सा लागू होगा? जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहेगा। मद्रास में कानून कौन सा लागू होगा? जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहेगा। यानी सत्ता का क्या कर दिया गया? केंद्रीकरण। यानी भारत में स्थित सभी ब्रिटिश प्रांत किसके द्वारा शासित किए जाएंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल द्वारा। यानी केंद्रीकरण शुरू कर दिया गया कब? 1700। इस केंद्रीकरण को विकेंद्रीकरण कब किया गया? समझ में आ गई बात? और अलग ब्रिटिश प्रांतों को शक्ति दे दी गई अपने प्रांत में कानून बनाने की। लेकिन वो कानून कब लागू होगा? जब भारत का वायसराय उस कानून में अपनी अनुमति दे देगा। समझ में आया? तो पूछा जाएगा विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति कब आई भारत में? ये सब याद रखना। वायसराय काम करते रहेंगे 47 तक। समझ में आ गई बात? यहां तक एक और ले आओ।
क्या था? 92 में एक और चीज हुई, क्या हुई है? हाँ बिल्कुल। अब क्या हो रहा है? निर्वाचन अप्रत्यक्ष हो रहा है ना। निर्वाचन होकर कुछ भारतीय जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये भारतीय अब वाद विवाद भी कर लेंगे, अपनी पक्ष भी रखेंगे, और नहीं, चर्चा भी करेंगे, लेकिन अभी इनको वोटिंग का अधिकार अभी नहीं मिला, वोटिंग का अधिकार बाद में मिलेगा। तो ये सब प्रोसेस अगर याद होगा, पहली बार भारतीयों को राजनीति में प्रवेश कब दिया गया? 61। पहली बार किसी भी मुद्दे पर, बजट पर चर्चा करने का अधिकार। अभी तक बजट लागू हो गया, किसके लिए बजट लागू होगा? भारतीयों के लिए। भारतीयों के लिए बजट लागू रहा, लेकिन भारतीयों को बोलने की अनुमति। तो पहली बार बजट पर बहस करने की अनुमति कब दी गई? 1892 के एक्ट में। ये लोग विवाद भी करेंगे, बहस भी करेंगे, अपना पक्ष भी रखेंगे, लेकिन अभी वोटिंग का अधिकार इनको नहीं दिया गया। सोचो ये समय कौन सा है? इसके 7 साल पहले कोई घटना घटी है? 1885, 28 दिसंबर क्या हुआ? यानी 1892 के अधिनियम में कहें तो राष्ट्रवाद का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई देगा। इनकी मांग क्या थी? जोड़ो। ये कैसी मांग कर रहे हैं? प्रेयर पिटीशन कर रहे हैं ना, हाथ जोड़ के, कि देखो हमको भी विधानसभा में घुसने का मौका दो, हम भी बजट पर चर्चा करेंगे। और जैसे ही ये हुआ, 7 साल बाद 1892 के एक्ट में क्या कर दिया गया? तो कुछ अलग नहीं है। मतलब अगर तुम स्कैटर्ड होके पढ़ोगे, तो रिलेट नहीं कर पाओगे। ये कांग्रेस का जनक, कांग्रेस की देन थी कि 1892 में इतने सारे सुधार किए गए। क्यों? क्योंकि 7 साल से कांग्रेस क्या कर रही है? संवैधानिक विकास की मांग कर रही कि नहीं कर रही है? विकास की मांग कैसे? हाँ, अनुनय की नीति के द्वारा, हाथ पैर जोड़कर। अब लगातार हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं 7 साल से, तो लो सलगूफा लो, झुंझुना दे दिया गया। कौन सा? कि देखो हम भी आपका ख्याल रख रहे हैं, विधान परिषद में देखो प्रवेश भी दिला रहे हैं, और आपको वाद विवाद करने का मौका दे रहे हैं, अपना पक्ष भी रखने का मौका दे रहे हैं, चर्चा करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन वोटिंग अभी नहीं मिलेगी आपको। वोटिंग का अधिकार कब मिलेगा? आने वाले अधिनियमों में। ये समझ में आ गई बात? पक्का? तो अभी तक 2 अधिनियम में हमने क्या क्या देखा? दिमाग लगाओ। तो ऐसे लिखोगे, 1858 के भारत शासन अधिनियम के प्रस्तुत होने के बाद यह अधिनियम अपनी कसौटी पे खरा नहीं उतर पाया, जिस वजह से यह आशा की जा रही थी कि अब एक नया अधिनियम प्रस्तुत किया जाएगा। और वही अधिनियम 3 साल बाद लाया गया, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं? भारत परिषद अधिनियम 1861। देखो नाम में क्या लिखा है? किसकी परिषद? वही गवर्नर जनरल की परिषद और वायसराय की परिषद। इसमें क्या किया गया? इसमें सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? 4। इसमें क्या कर दिया गया? 1 सदस्य बढ़ा दिया गया। और यह सदस्य की योग्यता क्या है? कि वो विधि का पारंगत विद्वान होना ही चाहिए। और वायसराय को शक्ति दे दी गई कि वह न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 लोगों को मनोनीत कर सकेगा। क्या करेगा? निर्वाचन नहीं, किसकी बात हो रहा है? मनोनीत। ये वायसराय की शक्ति है कि वो किसको मनोनीत करे और किसको ना करे। यानी वायसराय की कार्यकाल में विस्तार हुआ। कब हुआ? 61 में। फिर दूसरा प्रावधान क्या था? भारतीयों को प्रवेश दे दिया गया। फिर इनको प्रवेश तो दिला दिया गया, लेकिन इनको वाद विवाद करने की शक्ति नहीं दी गई, चर्चा करने की शक्ति, अपना पक्ष रखने की शक्ति, वोटिंग करने की शक्ति, ये सभी शक्तियां नहीं दी गई। सिर्फ आप आए, बैठे, चर्चा में भाग लिया और चले गए। ये चीजें चल रही थी 30 साल तक। इसी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत क्या हो रहा था? शासित हो रहा था। लेकिन यही वो दौर है जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। एक पहली बार पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था का उदय हो गया, जो क्या कह रहा है? जो अपने संवैधानिक विकास की मांग कर रहा। किससे? अंग्रेजों से। क्या? अच्छा, 1885 से पहले
क्या भारत में कोई राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ है? अरे हुआ यार। ये कौन है? इनकी संस्था का नाम बताओ। हाँ, इनकी संस्था का नाम बताओ। ये सब करा चुके हैं तुम लोग को। यानी 1861 के अधिनियम के बाद लगातार भारत में कुछ राजनीतिक संगठन बनने लगे थे। किस लिए? ताकि हम अपना संवैधानिक विकास कर सके। और 1885 में पूरे भारत के स्तर पर एक आईएनसी का गठन किया गया। अब अंग्रेजों पर दबाव बनने लगा किस चीज़ का? कि अब 1861 के अधिनियम में कुछ सुधार और किए जाने चाहिए, और 1892 में सुधार कर दिए गए। क्या क्या किए गए? कार्यकारिणी की जो सदस्य संख्या उसमें विस्तार कर दिया गया। न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्यों को क्या किया गया? मनोनीत और निर्वाचित दोनों। लेकिन यह निर्वाचन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब कि इनके निर्वाचन में जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेगी, बल्कि यूनिवर्सिटीज के बोर्ड, दूसरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तीसरा म्यूनिसिपैलिटीज, चौथा जमींदार और पांचवा ट्रेड बोर्ड। इनके मदद से वहां पर भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। तीसरा, वायसराय को विकेंद्रीकरण की स्थिति के तहत ढाल दिया गया। यानी बंगाल अब मद्रास और बॉम्बे के कानूनों को प्रभावी नहीं करेगा। बॉम्बे अपना अलग कानून बना सकेगा, मद्रास अपना अलग कानून बना सकेगा, लेकिन लागू तभी होगा जब वायसराय उसको अनुमति दे देगा। यही सब चीज़ें पढ़नी है। अब कोई भी किताब उठाना, एक बार क्लास को देख लेना और धीरे धीरे पॉइंट निकाल लेना। 4, 5, 6 पॉइंट से काम हो जाएगा, चाहे 1861 का अधिनियम हो और चाहे 1892 का। ठीक है, पूछा जाएगा, इससे यही पूछा जाता है सिर्फ कि भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश, किसमें? विधान परिषद में कार्यकारिणी की सदस्य में संख्या में कब बढ़ोतरी हुई? यही सब क्वेश्चन, घिसे पीटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सीक्वेंस में याद रखोगे तो चीजें हो जाएंगी। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था, तो क्या बताया था उसमें? पहली बार गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनी, जिसके सदस्य संख्या कितनी है? 4। इसको कम कब किया गया? ये पूछे गए क्वेश्चन। फिर इसको पुनः कब बढ़ाया गया? 33 में। फिर और इसमें कब वृद्धि की गई? जो वृद्धि की गई एक सदस्य की, वो उसका योग्यता क्या है? यही सब क्वेश्चन पूछेगा, जाके उठा के देखना। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक, कल संडे है। कल आपको 1909, 1919, 1935, कल आपकी क्लास भारत का संवैधानिक विकास पूरी खत्म हो जाएगी। टाइम बता देंगे, मैसेज कर देंगे भाई। अब हाँ, ये सब कल की क्लास में हो जाएगा, चाहे 2 घंटे क्लास हो, चाहे 3 घंटे की, चाहे 4 घंटे की। कल हमें इसको खत्म करके नया टॉपिक शुरू करना है मंडे से। अब ये आप बताएं। हाँ ठीक है, ये चारों एक्ट हो जाएंगे कल। ठीक है, और प्लीज प्लीज, ये कितनी क्लास हो गई इसकी? पहला हो गया 1773 का, फिर 1781 से लेकर 1813, हाँ 1781 से 1813 एक क्लास है। पहली क्लास 1773 वाली थी, ये पहली क्लास थी। दूसरा 1781 से लेकर 1833, तीसरी 1853 से लेकर 1858 2 एक्ट, और चौथी 1861 और 1892। आज 4 हो गई भाई, कल 5वीं क्लास है। हाँ, फिर से कह रहे हैं, ये 2-2 जो भी 1-1 घंटे क्लास है, एक साथ बैठना, जब सभी क्लासेस पढ़ जाएं, बैठना, 4 घंटे देना और उसके नोट्स बना के कंप्लीट कर लेना, तो पूरा एक टॉपिक तुम्हारा क्लियर है। बड़ी बात है, मेरी बात मानो। इससे क्वेश्चन आते हैं भारत के संवैधानिक विकास से। यहां से तुम्हें हर साल 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 4 घंटे देकर अगर टॉपिक पूरा तैयार हो जा रहा है तो घाटे का सौदा तो नहीं है क्या? चलो बाकी कल मिलते हैं।